हर हर महादेव। हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। जी हाँ, क्या पढ़ रहे थे अभी हम लोग पढ़ रहे थे स्मारक में हम लोग पढ़ रहे हैं उनकी शैलियों के बारे में। जी हाँ, मंदिर वास्तुकला की कौन कौन सी शैलियाँ प्रसिद्ध हैं और उसके कौन कौन से मंदिर हमें इतिहास की जानकारी प्रदान करते हैं। तो हमने आपको बताया था कि 3 शैलियाँ महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले नागर शैली, दूसरी है द्रविड़ शैली और तीसरी है बेसर शैली। जी हाँ, हम लोग नागर शैली और द्रविड़ शैली के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है बेसर शैली के बारे में। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये बेसर शब्द आया कहाँ से। जी हाँ, ये बेसर शब्द संस्कृत का शब्द है। संस्कृत में बेसर का अर्थ होता है विश्रा। विश्रा का अर्थ होता है लंबी सैर के लिए एक क्षेत्र। जैसा कि हमने पहले भी आप लोगों को बताया कि जो नागर शैली है वो उत्तर भारत के क्षेत्रों में यानी भारत के उत्तरी क्षेत्र में फैली हुई मंदिर वास्तुकला की शैली है। हम लोगों ने कल पढ़ा द्रविड़ शैली के बारे में। तो द्रविड़ शैली कहाँ की है? ये दक्षिण भारत की शैली है। जी हाँ, दक्षिण भारत के प्राय सभी मंदिर द्रविड़ शैली में बनाए गए हैं। अब जो आखिरी शैली, जो अगली शैली आती है वो कौन सी है? बेसर शैली। तो बेसर शैली के जो मंदिर हैं वह कहाँ पाए जाते हैं? भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? हम आपको कई बार बता चुके हैं, फिर से बताते हैं। ये मध्य भारत के क्षेत्र के मंदिरों में इस शैली का प्रयोग किया गया है। यानी नागर शैली उत्तरी भारत में। इसको अच्छे से याद करना चाहिए क्योंकि ये प्रश्न जरूर आता है कि ये मंदिर किस शैली से निर्मित हैं। तो उत्तर भारत के जितने भी मंदिर हैं वो आपके नागर शैली से हैं। दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर हैं वह आपके द्रविड़ शैली से बने हुए हैं और मध्य भारत के जितने भी मंदिर हैं वह बेसर शैली से निर्मित किए गए हैं। अब समझ लेते हैं कि बेसर शैली कैसे बनी, बेसर शैली की क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले तो अपन को ये जानना पड़ेगा कि बेसर शैली जो है वो नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप है। जी हाँ, नागर और द्रविड़ शैली को मिलाकर जो एक रूप, एक शैली का निर्माण किया गया उसे हम बेसर शैली के नाम से जानते हैं। अब अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि चालुक्य शैली को समझाइए। अब आप कहेंगे बेसर शैली पढ़ा रहे हैं तो चालुक्य शैली कहाँ से आ गई? तो चालुक्य शैली इसलिए आ गई क्योंकि बेसर शैली को ही चालुक्य शैली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि चालुक्य वंश ने ही, जी हाँ, चालुक्य वंश जो 500 से 753 ईस्वी तक जिन्होंने शासन किया, बादामी के चालुक्यों ने ही बेसर शैली का शुभारंभ किया। इसलिए बेसर शैली के मंदिरों को बनवाने की वजह से, बेसर शैली को डेवलप करने की वजह से चालुक्य वंश के नाम पर ही बेसर शैली को चालुक्य शैली के नाम से भी जाना जाता है। यह शैली मध्य भारत की शैली मानी जाती है। यह विंध्याचल पर्वत से लेकर के कृष्णा नदी तक फैले हुए क्षेत्र में पाई जाती है। अब हम लोग जानते हैं बेसर शैली या चालुक्य शैली की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता कौन सी है? नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण। जैसे इसमें नागर शैली का शिखर लिया गया है तो द्रविड़ शैली का विमान लिया गया है। तो इन दोनों को मिलाकर जो बनी वो है बेसर शैली। यानी नागर शैली की तर्ज पर शिखर बनाए गए और द्रविड़ शैली की तर्ज पर विमान बनाया गया है। बेसर शैली की दूसरी प्रमुख विशेषता है इनके मंदिर प्रांगण में एक खुला पैदल मार्ग जरूर उपयोग होता है। तीसरी विशेषता है आकार। बेसर शैली में निर्मित मंदिरों का आकार आधार से लेकर शिखर तक गोलाकार यानी वृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार आकार में हमें प्राप्त होता है। अगली विशेषता है अलंकरण। मंदिर की दीवारों से लेकर मंदिर के स्तंभों तक सारी सजावट, सारा अलंकरण चालुक्य वंश की स्वदेशी गुणवत्ता को दर्शाता है।
अगली विशेषता है द्रविड़ मीनार का रूपांतरण अपने तरीके से उन्होंने कैसे किया। बेसर शैली को चालुक्यों ने जिस तरीके से अपनाया, तो उन्होंने द्रविड़ शैली के मीनारों का रूपांतरण किस तरीके से किया। बनाया उन्हीं के स्टाइल में है, लेकिन उसको कैसे किया है ये समझेंगे। चालुक्य निर्माताओं ने द्रविड़ मीनारों के प्रत्येक मंजिलों की ऊंचाई को कम कर दिया तथा उन्हें आधार से लेकर शीर्ष तक ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके प्रत्येक मंजिल में बहुत अधिक अलंकरण करके उन्हें संशोधित किया। यानी बनाया द्रविड़ शैली में ही, लेकिन उनकी ऊंचाई, उनकी भव्यता को कम करके उनकी सजावट पर ज़्यादा ध्यान दिया बेसर शैली ने। अब अगली विशेषता आती है उनका मंडप। जी हाँ, मंडप जो कि द्रविड़ शैली में जो हमने हॉल बताया था, वो जो विभिन्न स्तंभों पर खड़ा हुआ था, वह जो हॉल है उसे मंडपम कहा जाता था। तो बेसर शैली में मंडप कहते हैं। तो मंडप जो है वह 4 खंभों पे खड़ा गुंबदाकार छत होता था। और कुछ ऐसे भी मंडप बनाए जाते थे जो कि ऐसी भी छत बनाई जाती थी जो वर्गाकार छत होती थी। इन पर पौराणिक चित्रों की भव्य सजावट की जाती थी। बेसर शैली के मंडप की छत 2 प्रकार की होती थी। गुंबदाकार छत जो कि 4 स्तंभों पर खड़ी होती थी। छत बहुत ही आकर्षक लगती थी ये। दूसरी छत जो होती थी वो वर्गाकार छत होती थी, जिस पर पौराणिक चित्रों की भव्य सजावट की जाती थी। अब अगली विशेषता आती है इनके स्तंभ। जी हाँ, जैसे कि द्रविड़ शैली में भव्यता प्रदान की गई, बड़े बड़े स्तंभ बनाए गए, बहुत बड़ी छत बनाई गई, बहुत सारी चीज़ें जो भव्यता को दर्शाती हैं, गोपुरम बनाए गए, ऐसी चीज़ें बनाई गई। लेकिन बेसर शैली में इसी को लघु रूप दे दिया गया, यानी छोटा रूप दिया गया इसी को। कैसे? जो स्तंभ बड़े बड़े बनाए गए थे उनको छोटा करके उनको खूब अच्छे से सजा दिया गया। अब जानते हैं कि बेसर शैली में निर्मित कौन कौन से मंदिर हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं। उदाहरण के रूप में समझते हैं कि जो बेसर शैली का प्रमुख मंदिर है वह वृंदावन का वैष्णव मंदिर है। जी हाँ, जिसको नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप बेसर शैली के ऊपर बनाया गया है। उसमें द्रविड़ शैली का गोपुरम भी बनाया गया है। अब हम लोग जानते हैं बेसर शैली का विकास किस तरीके से हुआ। तो बेसर शैली का विकास सबसे पहले शुरुआत करने वाले कौन है? चालुक्य वंश के लोग हैं। इन्हीं के नाम पे चालुक्य शैली भी इनका नाम पड़ा। ठीक है। अब इनके आगे का विकास किसने किसने किया? तो होयसल वंश ने भी किया और राष्ट्रकूट वंश ने भी इनके मंदिरों को बनवाया। दक्कन के क्षेत्र में 1100 से लेके 1300 ईस्वी तक बेसर शैली में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया गया। हम लोग बेसर शैली को पढ़ रहे हैं, तो बेसर शैली का सबसे अद्भुत मंदिर नहीं छूटना चाहिए। वो कौन सा मंदिर है? वो सबसे अद्भुत मंदिर है एलोरा का कैलाश मंदिर। कैसे? क्योंकि ये एक चट्टान को नहीं, एक पूरे के पूरे पहाड़ को काट कर बनाया गया है। नीचे की से ऊपर की ओर नहीं, ऊपर से नीचे की ओर चट्टान को काट कर तराश कर बनाया गया है। इतना भव्य ये मंदिर है कि इसकी ऊंचाई लगभग 100 फीट, लंबाई 300 फीट और चौड़ाई 175 फीट। जी हाँ, इसको बनवाने वाले कौन थे? राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम। जी हाँ, महाराजा कृष्ण प्रथम ने इसको बनवाया था 8वीं शताब्दी में। यह मंदिर चट्टान को काट कर बनाया गया और जटिल नक्काशी से अलंकृत यह मंदिर हमारे भारत की शान कहेंगे तो गलत नहीं होगा।